हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र ईडू ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की जो ढांचा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पता है आप लोगों को कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने की भरपूर कोशिश की और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अधीन ही भारत का संविधान का निर्माण हुआ और हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना और इस संविधान में हम लोगों को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक ही बहुत ही मजबूत और अच्छी सरकार का गठन करने का मौका मिला और हमारे देश में तब से लेकर आज तक अभी तक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही स्थापित है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है सबसे पहले अमेरिका में लागू किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी संविधान का जो निर्माण किया गया उस संविधान में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के तहत ही लागू किया गया। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला डेमो और दूसरा क्रेटिया। डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है एक प्रकार से जनता का शासन है, इसमें जनता ही शासन करती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ की जनसंख्या अरबों में है, करोड़ों में है, तो वहाँ पे जनता अपने आप शासन कैसे कर सकती है। तो इसके लिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है जो आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है वो है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है, क्योंकि प्रत्यक्ष
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इतनी बड़ी जनसंख्या में लागू करना और उसको सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं, हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उस समय, उन्होंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को चुनना ज़्यादा अच्छा समझा। चलिए अब बताते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करवाते हैं या शासन करते हैं, वैसी शासन व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन नहीं करती है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और वो अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्र पूर्वक, स्वेच्छापूर्वक मतदान के माध्यम से चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के ऊपर जाकर के शासन करती है। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस शासन को अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए एक बहुत ही सुचारू पूर्वक चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग का गठन किया गया है और चुनाव के माध्यम से लोग जो हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो हमारे देश में हमारी जो सरकार है वो सरकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन तो है ही, इसके अंतर्गत सरकार के 3 अंग होते हैं। वो तीनों अंग कौन कौन से हैं? सरकार का पहला जो अंग होता है वो होता है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू और सुसंगठित रूप से चलाने के लिए शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार के 3 अंग का गठन किया गया है और तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। ऐसे तो सरकार का एक चौथा स्तंभ भी होता है जिसको हम भारत सरकार के चौथा खंभा के नाम से जानते हैं, वो है पत्रकारिता यानी समाचार एजेंसी, प्रेस की स्वतंत्रता। ये सरकार का चौथा खंभा माना जाता है। लेकिन संवैधानिक रूप से जो हमारे सरकार के जो अंग हैं वो मुख्य रूप से 3 ही अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब एक एक कर चलते हैं। विधायिका क्या है? हमारे सरकार का, भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग विधायिका होती है। हालांकि तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन विधायिका का भी महत्वपूर्ण योगदान है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में। विधायिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका के जो अंग होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से चुन करके आते हैं। केंद्र सरकार में जो जनता से चुने जाते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको हम सांसद बोलते हैं। सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सांसद जो होते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरे वे सांसद होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। उनका जो चुनाव होता है वो राज्यों के द्वारा होता है। राज्य के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव कराया जाता है। तो विधायिका के भी दो अंग हो गए। विधायिका में जो सांसद हुए उनके दो अंग हो गए, एक हो गया राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो, और दूसरा हो गया जो लोकसभा के सांसद होते हैं, जो लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से बोला जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही विधायिका के महत्वपूर्ण अंग हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुत अंतर है। राज्यसभा एक ऐसी सभा है जो कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको उच्च सदन के नाम से बोला जाता है। उच्च सदन के नाम से जानते हैं राज्यसभा को। और लोकसभा जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। तो हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों विधायिका के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। और इनके अलावा हमारे सरकार के जो अंग होते हैं, सांसद के जो अंग होते हैं, वो एक राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों को मिला करके विधायिका का गठन किया जाता है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुन लिए गए वो आजीवन पूरी जिंदगी भर रहेंगे, ऐसी नहीं है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं, यानी उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाती है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे ही 1/3 सीट खाली होती है वैसे ही चुनाव करा लिए जाते हैं और उनको सीट को भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा का जो कार्यकाल है कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलते रहता है। और लोकसभा जो है, लोकसभा 5 वर्ष में उसको भंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और फिर से पूरे भारत में एक बार चुनाव कराया जाता है। हमारे भारत में अभी लगभग 545 सांसद हैं वो जो जनता से चुनकर आते हैं। इनमें से 543 का ही जनता के द्वारा चुनाव होता है और 2 जो सांसद होते हैं लोकसभा में उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन बोला जाता है। और राज्यसभा में जो राज्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराए जाते हैं उनमें भी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये हो गए हमारे सरकार के अंग विधायिका। विधायिका का जो काम होता है वो होता है कानून बनाना। बदलती समय के अनुसार देश के लिए कौन सा कानून उचित है, कौन सा गैर उचित है, देश के लिए देश के स्थिति के अनुसार कैसे कानून पारित करना चाहिए, पास करना चाहिए,
ये जो काम होता है कानून बनाने का, ये काम विधायिका का ही होता है। और विधायिका में जो सांसद होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वही सांसद संसद भवन में बैठकर बहस करते हैं और कानून को पारित करते हैं। उसके बाद हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका कानून को लागू करती है, नहीं, जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका में भी कार्यपालिका के दो अंग होते हैं। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो होते हैं वो होते हैं विधायिका के ही जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। जो मंत्री होते हैं वे ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जैसे प्रत्येक विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, इसी प्रकार से हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है। वो जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका में जब काम करते हैं तो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, और वही मंत्री जब विधायिका में होते हैं तो विधायिका के सदस्य होते हैं। ये तो अस्थायी सदस्य हो गए कार्यपालिका के। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं सरकारी सेवक। जो सरकारी सेवक होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो सब मिलजुल करके कानून को लागू करवाने का काम करते हैं, वो सारे कार्यपालिका के अस्थायी अंग होते हैं। अब है न्यायपालिका। तीसरा जो अंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का जो सबसे मुख्य काम है वो है कि अगर विधायिका कानून बनाया है और कार्यपालिका उसको लागू कर दिया है, और लागू करने में अगर कहीं कठिनाई आ रही है या कुछ लोग ऐसे हैं जो उस कानून को नहीं मान रहे हैं, उस कानून को अवहेलना कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका जो है उनको दंडित करने का काम करती है और उसे मनवाने के लिए, उस कानून को मानने के लिए बाध्य करती है। ये है न्यायपालिका का काम। मोटे मोटे तौर पर आपको हम बता देना चाहते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है जो कानून को नहीं मानता है उसको मनवाना। न्यायपालिका का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायपालिका का यह अधिकार भी होता है, हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि विधायिका जो कानून बनाया है उसको पुनर्वलोकन करना, यानी उसको जांच परख करना कि ये जो कानून बनाया गया है जो सही है या नहीं, संवैधानिक रूप से ये कानून बनाया गया है कि नहीं, हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं, जनता के भलाई के लिए है या नहीं। ये सारे जांच परख का काम न्यायपालिका का होता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है, भारतीय जनता के खिलाफ कानून बनाया गया है, ये कानून अच्छा नहीं है, तो उस कानून को रद्द करने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है, न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था होती है और बहुत ही उनका लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मोटा मोटी तौर पर हम लोग आज सरकार के अंग के बारे में जान लिए। दूसरी बात है कि भारत की प्रशासनिक ढांचा कैसा है।
प्रशासनिक ढांचा क्या है। भारत में जो प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है वो बहुत ही मतलब कि जमीनी स्तर से बनाया गया है ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इतनी बड़ी क्षेत्रफल और इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ अगर एक केंद्र सरकार हो और दिल्ली से पूरे देश को सत्ता को संभालना हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। उस कानून को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत को प्रशासनिक रूप से कई छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे पूरा भारत को कई स्टेटों में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। उसी प्रकार से राज्य को प्रमंडल में बांट दिया गया है, प्रमंडल को मंडल में बांट दिया गया है। इसी प्रकार से धीरे धीरे जो शासन का जो स्तर है बहुत नीचे स्तर तक लाया गया है ताकि शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो चलिए आज बताते हैं आपको बिहार स्टेट। जैसे भारत का एक राज्य है बिहार, जहाँ से मैं हूँ। बिहार की प्रशासनिक ढांचा जो है लगभग पूरे देश में वही है। तो बिहार की प्रशासनिक जो ढांचा है और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत शासन का सत्ता का एक छोटा रूप है। ग्राम पंचायत का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि ग्राम पंचायत जब छोटा होगा तो ये जो शासन और सत्ता जो है, शासन है, उसको छोटे रूप में ज़्यादा सुचारू ढंग से चलाया जा सके, विकास ज़्यादा अच्छा ढंग से किया जा सके। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनता को लाभ पहुंचाने का जो तरीका है, जनता तक जो लाभ पहुंचाने का जो माध्यम है, वो जब छोटा होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए भारत में छोटे छोटे इकाइयों, भारत की प्रशासनिक ढांचा को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत जो होता है वो सरकार की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है और ग्राम पंचायत कई ग्रामों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। 8 से 10 गांव, 12 गांव, इसको मतलब कि ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कुछ जनसंख्या का आधार माना गया है, जिसमें लगभग 10-12 गांव आते हैं। अब तो गांवों को भी वार्ड में बांट दिया गया है। एक ग्राम पंचायत में 10-12 वार्ड होते हैं और उस वार्ड को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जिसको मुखिया बोला जाता है, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से वोट देकर उनको चुनते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मुखिया के कार्यों को देखरेख करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी रखा जाता है, जिसको पंचायत सेवक बोला जाता है। पंचायत सेवक जो होता है वो सरकारी कर्मचारी होती है और जो मुखिया होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। ये दोनों मिल करके पंचायत की जो योजनाएं होती हैं, पंचायत के जो विकास के कार्य होती है, उनको सुचारू रूप से लागू करते हैं, पैसा को खर्च करते हैं और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं।
पंचायत में मान लिया जाए कि जो भी वार्ड होते हैं उनमें भी प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य का चुनाव कराया जाता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य होते हैं जो मुखिया और पंचायत सेवक को अपने अपने वार्डों के समस्याओं को पहुंचाते हैं। वहां तक आम सभा में अपने अपने वार्ड के समस्या को उठाते हैं और वार्ड सदस्य जो होते हैं वो भी पंचायत की शासन सत्ता को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। एक तो पंचायत हो गया पंचायत स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर होता है जिसको पंचायत समिति बोला जाता है, जिसका प्रधान प्रमुख होता है, जनता का प्रतिनिधि जो होता है प्रमुख होता है, और जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो बीडीओ होते हैं। तो बीडीओ साहब और प्रमुख साहब ये दोनों मिल करके जो हैं प्रखंड के कार्यों का देखभाल करते हैं और प्रखंड का सारे पंचायतों के अंतर्गत वो विकास के कार्यों को देख रेख करते हैं और योजनाएं को चलाते हैं, लागू करते हैं। और तीसरा स्तर जो होता है वो होता है जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है जिला लेवल पर होता है। तो पंचायत के 3 स्तर हो गए, एक पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। जिला स्तर पर जो जिला का प्रधान होता है जिनको चेयरमैन बोला जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष बोला जाता है, वो पूरे जिला के देख रेख करते हैं। और बहुत सारे हर प्रत्येक प्रखंड में एक एक जिला परिषद का चुनाव होता है। तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था। ये बराबर प्रश्न आते रहता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होते हैं, जिसमें पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल पर। पंचायत लेवल पर पंचायत हो गया, प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति हो गया और जिला लेवल पे जिला परिषद हो गया। यही पंचायती राज व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसके बाद यहाँ तो पंचायती राज व्यवस्था आप समझ गए। कई गांव को मिला करके एक पंचायत का गठन किया जाता है जिसमें कई वार्ड होते हैं। गांव को भी छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। अब है जो कई पंचायत को मिला करके एक प्रखंड का गठन किया जाता है, जिसमें प्रखंड का जो ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा होता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। वो प्रखंड का ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। सारी प्रखंड के सारे योजनाओं को देखभाल, लागू करना, काम करना, प्रखंड में कहाँ क्या है, ये सारे काम उन्हीं का होता है। प्रखंड के विकास उन्हीं की जिम्मा होता है और एक प्रमुख साहब होते हैं उनको सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए। अब है जो प्रखंड में तो ठीक है ये योजनाओं को लागू करते हैं, विकास का काम करते हैं। उसके बाद जो पुलिस का जो मुखिया होता है जिसको हम लोग थाना बोलते हैं, प्रशासन की जो इकाई है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए थाना का गठन किया गया है। उसमें एक थाना प्रभारी होते हैं जो अपने थाने के अंतर्गत क्राइम, न्याय अन्याय को देखने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रखंड के बाद अनुमंडल। कई प्रखंड को मिला करके एक अनुमंडल का गठन किया गया है। उस अनुमंडल का जो पदाधिकारी होता है वो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको हिंदी में अनुमंडल दंडाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी बोलते हैं। कितना टाइम हुआ सुरेंद्र जी? 3:30 हो गया। अच्छा, डायरेक्ट चुना है कि इनडायरेक्ट चुना? चलिए
अब टाइम थोड़ा हो गया हमको ड्यूटी जाने का, इसलिए अब आगे जो है अगला वीडियो में हम डालेंगे।